गुड मॉर्निंग फाइटर्स, वेलकम टू धैर्यम इंस्टीट्यूट। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने नियोजन के सिद्धांतों और नियोजन क्या होता है इसके बारे में जाना था। उसी वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे कि जो नियोजन होते हैं उसको बनाने के लिए उसके कौन कौन से तत्वों को सबसे पहले निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो नियोजन होता है उसके मुख्यतः 8 ऐसे तत्व होते हैं जो कि नियोजन को पूरा कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। जैसे पहला अपना क्या है, उद्देश्य, फिर क्या अपना नीतियाँ, उसके बाद आती है अपनी कार्यविधि, फिर अपन देखेंगे नियम, फिर उसके बाद विधि क्या होगी अपनी, फिर रचनाएं क्या होगी अपने, फिर बजट क्या होंगे, उसके बाद लास्ट में देखेंगे अपन कार्यक्रम। मतलब नियोजन कंप्लीट करने में, मतलब पूरा अपन को प्लान बनाने में इन 8 तत्वों का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, जिनको अपन वन बाय वन करके कवर करेंगे। पहले हम आज की वीडियो में उद्देश्य और नीतियों के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो है अपना क्या, जो नियोजन के तत्व या अंग के बारे में, जिसमें सबसे पहला क्या आता है अपना उद्देश्य या फिर लक्ष्य आता है। मतलब जो नियोजन होता है उसका सबसे पहला काम क्या होता है, लक्ष्य निर्धारित करना, अपना पर्पस निर्धारित करना, ऑब्जेक्ट निर्धारित करना। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो परिणाम होता है। अब परिणाम क्यों होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में परिणामों की प्राप्ति हेतु ही क्या किया जाता है, सब जितनी प्रकार की क्रियाएं हैं उनको किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि नियोजन के अंतर्गत पहला कार्य क्या आता है, अपना उद्देश्य आता है। और उद्देश्य क्या होता है, एक परिणाम होता है। काय का परिणाम होता है, जितनी प्रकार की अपन समस्त क्रियाएं करते हैं उन सभी का परिणाम ही क्या होता है, अपना टारगेट होता है। मतलब उसी टारगेट के लिए अपन क्या कर रहे हैं, पूरी क्रियाओं को करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कि जो उद्देश्य होता है वो नियोजन और जितनी भी अपनी समस्त क्रियाएं, जैसे अपना संगठन हो गया और कोऑर्डिनेशन हो गया, अपना कंट्रोलिंग हो गया, नियंत्रण हो गया, इन सभी का क्या होता है, जो अंतिम बिंदु होता है। क्या होता है, अंतिम बिंदु होता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि जो पर्पस होता है, जो अपना लक्ष्य होता है, अपना जो टारगेट होता है वो मुख्य और सहायक दोनों लक्ष्यों में क्या होता है, विभाजित होता है। मतलब क्या हो गया कि एक मेन टारगेट अलग होता है, उस टारगेट को पाने के लिए छोटे छोटे सब टारगेट एक अलग होते हैं। मतलब यह कि जो उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है वो मुख्य और सहायक दोनों उद्देश्यों में क्या होता है, डिवाइड होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं इसकी परिभाषा की, तो क्या होता है कि जो उर्विक है, जो प्रोफेसर अपने उर्विक, उन्होंने बोला है कि लाभ प्राप्त करना व्यापार का उतना ही लक्ष्य हो सकता है जितना जीवन के लिए भोजन करना। मतलब क्या हो गया कि जो प्रोफेसर अपने क्या थे, उर्विक थे, उन्होंने बोला है कि जो लाभ प्राप्त करना व्यापार का उतना ही लक्ष्य हो सकता है जितना कि भोजन करना। मतलब व्यापार चलाने के लिए जो मेन पर्पस है वो क्या होता है, लाभ होता है। परंतु इसके अलावा इन्होंने भी और बोला है कि लाभ अर्जित करना कर्मचारी हेतु उद्दीपन का कार्य करता है। मतलब कर्मचारी को प्रोत्साहित करने का काम करता है। परंतु ये जो उद्दीपन होता है ये वास्तविक लक्ष्य नहीं होता। मतलब क्या हो गया कि जो अपना बिजनेस है उसका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है, लाभ प्राप्त करना। परंतु जो सहायक लक्ष्य, मेन लक्ष्य कुछ और होता है। मतलब अपने पोजीशन को इंक्रीज करना या फिर अपने प्रतिद्वंदियों से आगे बढ़ना, ये इसका क्या होता है, मेन लक्ष्य होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे, जो अपने लक्ष्य होते हैं, जो अपने उद्देश्य होते हैं वो अल्पकालीन और दीर्घकालीन भी हो सकते हैं। मतलब अगर अपन पर्पस की बात करेंगे, अपन टारगेट के प्रकारों की बात करेंगे, तो वो अल्पकालीन भी हो सकता है और दीर्घकालीन भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है। बाह्य कैसे, क्योंकि जो लक्ष्य होते हैं उसमें सामाजिक हित दिखते हैं। जैसे अपन ग्राहक को कितना संतुष्ट कर पा रहे हैं, अपन ऐसी चीज़ तो नहीं बना रहे जो अपने समाज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इन सभी को बाह्य तत्वों में शामिल किया जाता है या फिर लक्ष्य के बाह्य प्रकारों में शामिल किया जाता है। इसके बाद फिर आगे क्या, अपना आंतरिक तत्व। मतलब अगला प्रकार क्या है, आंतरिक तत्व का। इसके अंतर्गत क्या देखते हैं अपन कि अपने बिजनेस में लाभ को कितना अधिकतम किया जाए। मतलब कितनी ज़्यादा लाभ में क्या करें, अपन बढ़ोतरी कर सकें। फिर अगला क्या होता है कि जो अपने इसमें इन्वेस्टर होते हैं, जो अपने में यहाँ क्या लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, उनको अपन उनकी पूंजी के बदले प्रतिफल स्वरूप जो ब्याज देते हैं उसकी मात्रा में अपन कितना ज़्यादा वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या होता है आंतरिक प्रकार में, कि अपने जो कर्मचारी है उसको अपन संतुष्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ये सब अपने टारगेट के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि टारगेट निर्माण करते समय ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपन को ध्यान में बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। तो पहली सावधानी क्या है, अपनी वास्तविकता पर आधारित। मतलब क्या हो गया कि जो लक्ष्य होता है वो ऐसा होना चाहिए जिसको
पॉसिबल हो कि प्राप्त किया जा सके। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं अपन कि अपन पूरी दुनिया पे कब्जा करने वाले हैं, तो ये क्या अपना कल्पना है, ये अपनी वास्तविकता नहीं है। तो मतलब लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो वास्तविक हो, मतलब जिसको प्राप्त किया जा सकता हो। इसके बाद सेकंड क्या होना चाहिए, जो अपना लक्ष्य है, जो अपने उद्देश्य है, उसको विभाजित किया जाना चाहिए। मतलब उनको एक मेन लक्ष्य तो अलग होगा, परंतु उन मेन लक्ष्य को छोटे छोटे टारगेटों पे डिवाइड किया जाना चाहिए। जिसको अपन प्राथमिक लक्ष्य होगा, जो कि अपना मेन लक्ष्य है, वो अपना प्राथमिक आएगा। उसके अंतर्गत अपना गौण लक्ष्य आते हैं, मतलब द्वितीयक मतलब अन्य सहायक लक्ष्य आते हैं। और उन लक्ष्यों के अलावा फिर काल में भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब अल्पकालीन लक्ष्य और दीर्घकालीन लक्ष्य, मतलब इतने समय में अपन प्राप्त करना है और उसको एक लंबे समय में प्राप्त करना है। मतलब लक्ष्यों को इन 4-5 प्रकारों में डिवाइड किया जाना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा, सरल और स्पष्ट। मतलब क्या हुआ, जो अपना टारगेट होता है वो सरल और स्पष्ट होना चाहिए। मतलब टारगेट ऐसा होना चाहिए जो कि अपने अधीनस्थ प्रबंधक के जितने भी कर्मचारी हो सबको बहुत अच्छे समझ में आ जाए और उसके बारे में वो थिंक कर सके कि लक्ष्य को अपन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और अपनी राय भी प्रबंधक तक पहुंचा सके, जो कि नीति निर्माण के लिए सहायक होंगे। इसके बाद आगे देखते हैं कि उत्तरदायी व्यक्ति मतलब हर एक विभागों में इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक हेड होना चाहिए, जो कि अपने रिस्पॉन्सिबल में उस काम को देखे। इसके बाद आगे देखते हैं प्राप्ति हेतु समन्वय। मतलब लक्ष्य प्राप्ति हेतु हमको जितने भी अपन प्रबंधकीय कर्मचारी हैं, जितने भी अपने अधीनस्थ वर्कर हैं, उन सबके आपस में क्या होगा, तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए। तालमेल होगा तभी क्या करेंगे, वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं क्या, प्राथमिकता। अब प्राथमिकता क्या है कि जो जितने भी लक्ष्य अपने, जैसे इनको बहुत सारे लक्ष्यों में अपन डिवाइड करते हैं, परंतु जो सब टाइटल है, सब अपने टारगेट हैं, उन टारगेट को भी ऐसे टारगेट को अपन को चूज़ करना पड़ेगा जो कि पहले प्राथमिकता की दृष्टि से बहुत आगे हो, मतलब जिससे अपन को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता हो। जैसे अपन एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं प्राथमिकता वाले के लिए कि जैसे अपन ने क्या बनाया है, टारगेट बनाए कहीं आने या जाने का। तो टारगेट आने जाने के लिए अपन साधन देख सकते हैं, तो साधन देखना अपना प्राथमिक लक्ष्य है, जबकि वहाँ पर क्या करेंगे ये अपना क्या है, द्वितीयक लक्ष्य। मतलब अपन जाएंगे कैसे ये अपन पहले देखें, और जाके वहाँ करेंगे क्या ये अपन बाद में देखें। तो यही बोला जाता है कि लक्ष्य में प्राथमिकता उनको देनी चाहिए जो लक्ष्य ज़्यादा ज़रूरी है। बाद वाले लक्ष्य को अपन बाद में भी अपन हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे, अपने लक्ष्य कंप्लीट होने के बाद देखते हैं नीतियों के बारे में। अब नीतियाँ क्या होती हैं वो समझते हैं। तो नीतियाँ जो होती है वो एक सिद्धांत का रूप होती है। अब किनका सिद्धांत होता है वो देखते हैं। तो सिद्धांत जो प्रबंधन द्वारा निर्मित किया जाता है और जो उनके कर्मचारियों को दिशा निर्देश देने हेतु प्रयोग में लाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो नीति है वो क्या है, एक सिद्धांत का रूप है, और वो सिद्धांत अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को गाइड करने के काम में लाया जाता है। इसके बाद और देखते हैं अपन, जो नीतियाँ होती हैं वो नियोजन का दूसरा कार्य होती हैं। प्राथमिक कार्य क्या हो गया अपना टारगेट, फिर क्या हो गया सेकंड कार्य क्या हो गया अपना नीतियाँ। इसके बाद आगे क्या लिखा है कि जो प्रबंधकीय स्तर होता है, मतलब प्रबंधक के जितने भी स्तर होते हैं सभी के द्वारा अपनी अपनी नीतियों का निर्माण किया जाता है, और उनका पालन कौन करते हैं, उनके अधीनस्थ करते हैं। मतलब उनके जो सह वर्कर हैं, उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनके द्वारा इनका पालन किया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, जो अपनी नीतियाँ होती हैं वो स्पेशल भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है। मतलब नीतियाँ विशिष्ट भी हो सकती है और अपने सामान्य भी हो सकती हैं। ये अपने कार्यों के अनुरूप डिसाइड होता है कि कौन सी नीति के लिए कौन से टारगेट के लिए कौन सी नीतियाँ निर्धारित की जानी है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या, जब नीतियाँ अपन निर्माण करते हैं तो उनमें अपन कौन कौन से सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, आर्थिक सिद्धांतों व नियमों के अनुरूप। मतलब नीति अपनी ऐसी होनी चाहिए जो कि आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित हो और उनके जो नियम कानून है उस पर क्या हो वो पालित करती हो, मतलब उनका पालन किया जाता हो अपनी नीति निर्माण में। इसके बाद आगे क्या लिखा है कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु सहयोग। मतलब क्या होगा कि अपन टारगेट को बना लिए, परंतु उस टारगेट को पाने के लिए ऐसी नीति अपन को बनानी चाहिए जो कि टारगेट को अचीव करने के लिए अपन को क्या करे, सहयोग करे। इसके बाद आगे क्या है, स्थायित्व। मतलब नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या हो, स्थिरता हो। स्थिरता मतलब क्या हो गया कि कभी ए प्लान बी प्लान, मतलब ए पॉलिसी और बी पॉलिसी पे नहीं जाना चाहिए। मतलब क्या हो गया, अपन को कोई एक ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए जो कि क्या हो, जो कि स्थायी हो, मतलब स्थिर हो।
जिसमें अपन बार बार उसको चेंजेस नहीं कर सके। जैसे मान लेते अपन ये नीति जो अपन ने बनाए हैं ए और बी, अपन कभी ए नीति के अकॉर्डिंग काम ना करें, अपन कभी बी नीति के अकॉर्डिंग काम ना करें। मतलब इन दोनों का ऐसा समावेश होना चाहिए जो कि एक नई नीति में हो। इसके बाद आगे देखते अपन क्या, सरल, मतलब नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जो कि आसानी से किसी को समझ में आ जाए और स्पष्ट होनी चाहिए। इसके बाद आगे क्या लिखा है, सरकारी नीति नियम कानूनों को इसमें क्या किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए। मतलब नीति ऐसी नहीं होनी चाहिए जिनमें सरकार के जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, उनको क्या हो, अवेल हो, मतलब उनको तोड़ा जाए। और नीति का निर्माण इन सभी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, अपन जो टारगेट प्राप्त कर रहे हैं वो तो अचीव कर पाएंगे, परंतु जिस तरीके से कर रहे हैं वो कैसा होगा, अपना इल्लीगल होगा। इसलिए बोला जाता है कि नीति निर्माण करते समय अपन को जो सरकार होते हैं उनके जो नियम और गाइडेंस होते हैं उनका पालन करना चाहिए। इसके बाद आगे क्या है, प्रत्येक विभाग में लागू, मतलब नीति ऐसी होनी चाहिए जो कि एक पर्टिकुलर विभाग के लिए ना हो, स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए ना हो। नीति ऐसा हो जो कि जितने भी डिपार्टमेंट उस बिजनेस के अंतर्गत आते हैं उन सभी में प्रॉपर अप्लाई हो सके। इसके बाद आगे देखते हैं अपन लोचशीलता। अब लोचशीलता क्या हुआ कि नीति अपनी ऐसी होनी चाहिए जिसमें अपन चेंजेस कर सकें, परंतु इसमें एक अपवाद के रूप में बोलोगे कि इसके पहले जो रहा स्थायित्व है, यहाँ पर लोचशीलता है। मतलब दोनों सावधानी में कैसे आती हैं, परंतु इन दोनों में डिफरेंस है। स्थायित्व क्या होता है कि ऐसी नीतियाँ जिनको अपन चेंज नहीं करें, मतलब ना कभी ए पॉलिसी लगाए ना कभी बी, मतलब अपन ऐसी नीति बनाए जो कभी चेंज करना ना पड़े। परंतु लोचशीलता में क्या होता है, उन नीतियों में अपन समय के अकॉर्डिंग चेंजेस करें, नीतियों को चेंज नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, नीतियों में जो अपन ने बनाए हैं नीतियों में चेंजेस लाना है, ना कि अपन ए नीति की जगह बी को अप्लाई करना है। इसमें क्या करना है, जो नीति अपन लागू करे हैं उन नीतियों में हल्का सा परिवर्तन करना है और नीति वही रहेगी। इसके बाद फिर आगे क्या है, संभावना का अध्ययन। मतलब नीति ऐसी होनी चाहिए जो कि भविष्य में क्या होने वाला है और भविष्य में इन नीतियों का परिणाम क्या हो सकता है, इन सभी के बारे में जानकारी अच्छे से प्रोवाइड कराता हूँ। तो अपन ने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया, तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, जो सामान प्रबंधन के अंतर्गत क्या आता है, अपना नियोजन आता है। नियोजन के कितने अंग होते हैं, तो नियोजन के कितने अंग होते हैं, 8 अंग होते हैं। इसमें पहला क्या है, उद्देश्य है, नीतियाँ है, कार्यविधि है, नियम है, विधियाँ हैं, रचनाएँ हैं, बजट, और अंत में क्या आता है, कार्यक्रम आता है। जिसमें सबसे पहले अपन ने कौन कौन से 2 अंगों के बारे में बात किया, तो पहले बात किया अपन काय में, उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य में अपन देखें तो उद्देश्य क्या एक होता है, एक परिणाम स्वरूप होता है, जिसके लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती है वो सिर्फ किसके लिए किया जाती है, अपने परिणाम के रूप में या फिर परिणाम के लिए ही की जाती है। इसके बाद अपन ने क्या देखा, इसकी परिभाषा प्रोफेसर उर्विक के अकॉर्डिंग देखा। फिर इसके बाद अपन ने क्या देखा, लक्ष्यों के प्रकार देखा, जो कि अल्पकालीन, दीर्घकालीन, फिर बाह्य और आंतरिक होते हैं। इसके बाद अपन ने क्या देखा, सावधानी देखी कि लक्ष्य निर्धारित करते समय कौन कौन सी सावधानी अपन को बरतनी चाहिए। इसमें पहले अपन ने विभाजन देखा, फिर वास्तविकता का आधार देखा, मतलब वास्तविक आधार पे होना चाहिए। फिर अपन ने क्या देखा, स्पष्ट होनी चाहिए। फिर उत्तरदायी व्यक्ति होना चाहिए, मतलब हर एक विभाग के लिए एक लक्ष्य को पाने के लिए हर एक डिपार्टमेंट में एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होना चाहिए। इस पर अपन ने क्या देखा, प्राप्ति हेतु समन्वय होना चाहिए। फिर प्राथमिकता देखी, मतलब ऐसे टारगेट को ज़्यादा अपन को क्या देना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए जो कि ज़्यादा जरूरी हो। इसके बाद अपन ने क्या देखा, नीतियों के बारे में। नीतियों में सबसे पहले क्या देखा, जो नीतियाँ होती हैं वो सिद्धांत का रूप होती हैं। सिद्धांत का रूप कैसे होती है, मतलब जो प्रबंध द्वारा तैयार किया जाता है, जो निर्देश तैयार किया जाता है, वही क्या होता है, वही क्या होती है, नीतियाँ होती है। और वही नीतियाँ काय का रूप होती है, सिद्धांत का रूप होती हैं। इसके बाद अपन ने क्या देखा कि जो नीतियाँ होती है उसके लिए कौन कौन सी सावधानी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या, आर्थिक सिद्धांतों व नियमों के अनुरूप होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या देखा अपन ने कि जो नीतियाँ होती है वो लक्ष्य प्राप्ति हेतु सहयोग होनी चाहिए, मतलब सहयोगी होनी चाहिए। फिर आगे देखिए क्या, इसमें स्थायित्व होना चाहिए, मतलब ना कभी ए को अप्लाई कर रहे हैं ना कभी बी को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अपनी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कि एक ही हो, ना ए हो ना हो बी हो। इसके बाद अपन ने क्या देखा कि जो अपनी नीतियाँ होती है वो कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। फिर अपन ने देखा कि नीतियाँ सरकारी नियमों और नियम कानूनों में, मतलब नीतियों में सरकारी नियम और कानून को शामिल करना चाहिए। फिर अपन ने क्या देखा, प्रत्येक विभाग हेतु ऐसी नीति बनाई जाए जो कि सभी विभागों में क्या हो, आसानी से अप्लाई की जा सके। इसके बाद अपन ने क्या देखा, लोचशीलता, मतलब नीतियों में लोचशीलता होनी चाहिए, समय के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या होती रहे, मतलब इसमें चेंजेस आते रहे। इसके बाद क्या देखा अपन ने, संभावनाएं देखी,
मतलब नीतियाँ ऐसे ही होना चाहिए जो भविष्य में क्या होने वाला है इसका पहले से आइडिया लेके नीति निर्माण किया जाना चाहिए, या फिर उन नीतियों में भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं इनके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बारे में अपन देखते हैं उद्देश्य और नीति में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, अंतर का आधार क्या है, साधन या फिर साध्य। तो सबसे पहले क्या लिखा अपना, साध्य और साधन। तो जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, अपना साध्य होता है। साध्य मतलब क्या हो गया कि लक्ष्य जो होता है जिसको अपन प्राप्त करना चाहते हैं, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, अपन साध्य बोलते हैं। जबकि जो नीति होती है वो लक्ष्य प्राप्ति का क्या होता है, एकमात्र साधन होता है। जबकि बात करते हैं अपन आवश्यकता की, तो जो लक्ष्य होता है वो किसी बिजनेस के लिए क्या होता है, अति आवश्यक होता है। बिना लक्ष्य के बिजनेस कैसे चलाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होता है। जबकि जो नीतियाँ होती है वो कंपलसरी नहीं होती है, आप इसको बना भी सकते हो और इसको नहीं भी बना सकते। इसके बाद देखते हैं अपन क्षेत्र। तो जो लक्ष्य होता है उसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। क्यों होता है व्यापक, क्योंकि लक्ष्य के अंतर्गत नियंत्रण हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, अपना नियोजन हो गया, स्टाफिंग वगैरह हो गया, संगठन हो गया, ये सब शामिल किया जाता है। इसलिए जो लक्ष्य का जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वो कैसा होता है, व्यापक होता है। जबकि जो नीतियाँ होती हैं उसका जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, सीमित होता है। क्यों, क्योंकि जो नीतियाँ है वो मात्र किससे प्रेरित होती है, अपने लक्ष्यों से प्रेरित होती है। इसके बाद बात करते हैं अपन स्तर की। तो जो लक्ष्य है वो ओनली जो उच्च प्रबंध होते हैं, अपने उच्च स्तरीय जो प्रबंध होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। जबकि बात करें अपन काय की नीतियों की, तो जो नीतियाँ होती हैं वो सभी स्तर के द्वारा बनाया जाता है। मतलब प्रबंध के जितने भी स्तर, उच्च हो गया, निम्न हो गया, इन सभी स्तरों के द्वारा बनाया जाता है। अब बात करते हैं कर्म की। तो जो अपना कर्म या कार्य की, तो जो लक्ष्य होता है वो अपना क्या होता है, कर्म होता है। जबकि जो नीतियाँ होती है वो क्या होती है, अपनी कार्य होती है। तो आज की वीडियो में अपन ने नियोजन के अंगों को कंप्लीट किया, और नियोजन के अंगों में सबसे पहले उद्देश्य और नीतियों के बारे में बात की। आने वाली वीडियो में अपन कार्यविधि और नियम के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।